दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही प्यारे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रेट सैक्रिफाइस। दोस्तों, सैक्रिफाइस वर्ब है, उसके अलावा ये एक नाउन भी है और इसका मतलब होता है बलिदान या फिर त्याग। द ग्रेट सैक्रिफाइस का मतलब हुआ कि महान बलिदान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन काइंड एंड मैग्निफिसेंट किंग रूल्ड ओवर अ किंगडम। क्या अर्थ हुआ? वन काइंड एंड मैग्निफिसेंट किंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रूल का मतलब होता है शासन करना, और सेकंड फॉर्म है रूल्ड। क्या अर्थ हुआ? वन, एक, काइंड, काइंड मतलब दयालु, एंड मैग्निफिसेंट। दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, MAGNIFICIENT। इसे मैग्निफिसेंट पढ़ेंगे और ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है तेजस्वी। एक दयालु और तेजस्वी राजा रूल्ड शासन करता था ओवर अ किंगडम, एक राज्य पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन काइंड एंड मैग्निफिसेंट किंग रूल्ड ओवर अ किंगडम। एक राज्य पर एक दयालु और तेजस्वी राजा राज करता था। वन डे, राज करता था कह सकते हैं, शासन करता था। वन डे ही गॉट द न्यूज़ दैट his neighboring country was planning an attack on his country। क्या अर्थ हो? वन डे ही गॉट द न्यूज़, एक दिन ही गॉट द न्यूज़। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गेट का मतलब होता है मिलना या फिर प्राप्त होना। एक दिन उसे, ही गॉट द न्यूज़, एक दिन उसे खबर मिली दैट हिज नेबरिंग कंट्री वॉज प्लानिंग एन अटैक ऑन हिज कंट्री। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूस मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है ING फॉर्म। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक आपको थोड़ी सी एक सीखने वाली चीज़ मिलेगी। दोस्तों देखिए, यदि मैं इसको सिर्फ ट्रांसलेट करता हूँ तो इसका ऐसे बनेगा, हिज नेबरिंग कंट्री वॉज प्लानिंग एन अटैक। उसका पड़ोसी देश अटैक ऑन हिज कंट्री, उसके देश पर हमले की योजना बना रहा था, प्लान करना। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि ये तो पास्ट कॉन्टीन्यूस है, लेकिन जिससे पहले जो वाक्य है, जो एक ही वाक्य है पूरा, उसमें पहला वाला भी वाक्य जो है वो पास्ट से ही है। तो इस रूल को याद रखें दोस्तों, जब एक ही वाक्य में दो अलग अलग तरह के वाक्य हों और पहला वाला जो वाक्य है वो पास्ट से संबंधित हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो, तो जो दोस्तों दूसरा वाक्य होगा उसे हम पास्ट से कभी नहीं बनाएंगे। दूसरा जो वाक्य होगा उसको प्रेजेंट में बनाया जाएगा। अब जैसे ये पास्ट, दूसरा जो वाक्य है पास्ट कॉन्टीन्यूस में, तो दोस्तों जब मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा तो मैं इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में ट्रांसलेट करूँगा। तो आप इस बात को याद रखें, जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट परफेक्ट है, तो पहला जो है वो पास्ट उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन जो दूसरा वाक्य होगा वो प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया जाएगा। चलिए इसका मतलब देखते हैं क्या अर्थ हुआ। वन डे, एक दिन, ही गॉट द न्यूज़, उसे खबर मिली दैट हिज नेबरिंग कंट्री, उसका पड़ोसी देश, वॉज प्लानिंग, योजना बना रहा है, एन अटैक, एक हमले की, ऑन हिज कंट्री, उसके देश पर। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने इसको जब ट्रांसलेट करा तो इसको मैंने पास्ट में नहीं करा, इसको मैंने प्रेजेंट में करा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक दिन उसे खबर मिली कि
उसका पड़ोसी देश उसके देश पर हमले की योजना बना रहा है। इन हिज किंगडम देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लिव मतलब होता है रहना और ये सेकंड फॉर्म है। इन हिज किंगडम का मतलब हुआ कि उसके राज्य में। देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला रहती थी। When she heard this news, she went to the royal palace। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। हियर मतलब सुनना और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों WHEN वैन का मतलब होता है कब या फिर जब। दोस्तों ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर इसको अफर्मेटिव में यूज़ किया गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ, व्हेन शी हर्ड दिस न्यूज़, जब उसने, दिस न्यूज़ मतलब ये खबर, जब उसने ये खबर सुनी। शी वेंट वह गई, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। शी वेंट वह गई टू द रॉयल पैलेस, शाही महल गई। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, व्हेन शी हर्ड दिस न्यूज़ शी वेंट टू द रॉयल पैलेस, जब उसने ये खबर सुनी वह शाही महल चली गई, वह शाही महल गई। She met the king and said that she wanted her only son to take part in the battle which was sure to happen। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, बड़ा सेंटेंस, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। She met the king का मतलब हुआ कि वह राजा से मिली। और मैं यदि इस वाक्य के बारे में बात करूं तो दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहां पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है अफर्मेटिव में। मीट मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म मैट। शी मैट द किंग, वह राजा से मिली। एंड सैड और कहा, दैट शी वॉन्टेड हर ओनली सन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी यही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। अब देखिए पहला वाला वाक्य पास्ट में और दूसरा भी पास्ट में ही है। यदि मैं दूसरे को भी पास्ट से बनाऊंगा तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों एक ही वाक्य में, जैसे मैंने आपको बताया, पहला वाला जो है पास्ट से ही बनेगा, लेकिन जो दूसरा ट्रांसलेट किया जाएगा उसको हम प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर है तो ये पास्ट में, लेकिन जब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, आपको बताऊँगा, तो इसको मैं प्रेजेंट में करूँगा। चलिए क्या अर्थ हुआ, शी मेट द किंग, वह राजा से मिली। एंड सैड और कहा, दैट शी वांटेड, वह चाहती है, हर ओनली सन, कि उसका इकलौता बेटा, टू टेक पार्ट, कि उसका इकलौता बेटा हिस्सा ले, इन द बैटल, लड़ाई में। बैटल मतलब लड़ाई, युद्ध। आप नोट कर लीजिए, बैटल का मतलब युद्ध या फिर लड़ाई होता है। कि वह चाहती है कि उसका इकलौता बेटा इस युद्ध में हिस्सा ले। विच वॉज श्योर टू हैपन, जिसका होना बिल्कुल तय है। श्योर टू हैपन का मतलब जिसका होना कोई तय हो। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह राजा से मिली और उसने कहा कि वह चाहती है उसका इकलौता जो बेटा है वो इस युद्ध में हिस्सा ले। विच वॉज श्योर टू हैपन, जिसका होना मतलब कि जो होना तय है। आगे देखिए, द किंग वॉज स्टर्न्ड टू सी सच अ पैट्रियटिक वुमेन इन हिज किंगडम। दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लें, PATRIOTIC। पैट्रियटिक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है देशभक्त, और स्टर्न का मतलब होता है हैरान हो जाना। द किंग वॉज स्टर्न्ड, जो राजा साहब थे वो हैरान हो गए, टू सी देखकर, सच अ पैट्रियटिक वुमेन इन हिज किंगडम, अपने राज्य में इस तरह की एक देशभक्त महिला को देखकर जो राजा साहब थे वो हैरान हो गए। ही गेव हर परमिशन। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव हर परमिशन, परमिशन का मतलब आज्ञा, उन्होंने उसे आज्ञा दी। अ फियर्स बैटल टुक प्लेस। दोस्तों टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, नोट कर लीजिए, पूरी वर्ब है और ये सेकंड फॉर्म है। और फियर्स का मतलब भयंकर और बैटल का मतलब युद्ध। अ फियर्स बैटल टुक प्लेस, एक भयंकर युद्ध हुआ। The son of that old lady sacrificed his life for the motherland। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और ऑलरेडी मैं इस वर्ड का आपको मतलब बता चुका हूँ। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग, बलिदान देना, और सेकंड फॉर्म है सेक्रीफाइस। तो क्या अर्थ हुआ, द सन ऑफ दैट ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी महिला के बेटे ने सेक्रीफाइस हिज लाइफ, अपने जीवन का बलिदान दे दिया, फॉर द मदरलैंड, मातृभूमि के लिए। मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उस बूढ़ी महिला के बेटे ने मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। When the old lady went to the royal palace sobbing। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, sobbing का मतलब होता है धीरे धीरे रोना या कहते हैं सुबकना।
व्हेन द ओल्ड लेडी वेंट टू द रॉयल पैलेस सोबिंग, जब बूढ़ी महिला सुबकते हुए शाही महल पर गई। द किंग ट्राइड टू कंसोल हर। दोस्तों ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना और ये सेकंड फॉर्म है, और कंसोल का मतलब होता है किसी को दिलासा देना, सांत्वना देना। इसे नोट कर लीजिए, CONSOLE, CONSOLE। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? व्हेन द ओल्ड लेडी वेंट टू द रॉयल पैलेस सोबिंग, जब बूढ़ी महिला सुबकते हुए रोते हुए शाही महल पर गई। द किंग ट्राइड टू कंसोल हर, राजा ने उसे सांत्वना देने की, क्या कह सकते हैं, दिलासा देने की कोशिश की। शी सैड, उसने कहा, आई एम नॉट क्राइंग, मैं नहीं रो रही हूँ, बिकॉज माई सन डाइड, क्यों मैं इसलिए नहीं रो रही क्योंकि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। बट लेकिन बिकॉज आई हैड ओनली वन सन, क्योंकि मेरा एक इकलौता बेटा था। आगे देखिए, नाउ आई विल नॉट बी एबल टू गिव द किंगडम एनी हेल्प एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। और दोस्तों इसे मैं चाहूँगा आप नोट कर लें, CRISIS, क्राइसिस नाउन है जिसका मतलब होता है कोई संकट, समस्या। फिर उसने आगे क्या कहा कि अब आई विल नॉट बी एबल टू गिव, मैं नहीं दे पाऊंगी, द किंगडम, राज्य को, एनी हेल्प, कोई मदद नहीं दे पाऊंगी, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, संकट के समय। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उसने क्या कहा कि अब मैं संकट के समय राज्य को कोई भी मदद नहीं दे पाऊंगी। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, अच्छे से मॉरल के साथ। और कहानी का मॉरल यही है कि जैसा हमने देखा कि यहाँ जो बूढ़ी महिला का बेटा था उसने अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।